हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं सनी सर आपके यूट्यूब चैनल अपने यूट्यूब चैनल अम्बेडकर क्लासेस फ्रेंड में स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का गद्य खंड का है ना, गद्य खंड का चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा का वन शॉट लेकर आया हूं, जिसमें सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करवाने वाला हूं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा इसी तरह से, है ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण के संपादित अंश है। तो इसका सही जवाब जो होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, है ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक जो है भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है? भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, चलिए तीन नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 3 नंबर कहता है क्या कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म जो हुआ किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था। तो आप लोग को पता होगा भीमराव अंबेडकर का मृत्यु जो दिसंबर 1956 में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1956 में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1956 में हुआ था। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भीमराव अंबेडकर का चिंतन और रचनात्मक कामों के कितने प्रेरक व्यक्ति थे। तो इसका जो प्रेरक व्यक्ति थे वो 3 प्रेरक व्यक्ति थे, है ना, आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें, है ना। तो 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तो डॉक्टर अंबेडकर जो था, है ना, दलित वर्ग के परिवार में जन्म लिया था। दलित वर्ग के परिवार में जन्म लिया था। ठीक है, अगले नंबर 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो श्रम विभाजन जो है ना, जाति प्रथा का दूसरा रूप माना जाता है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 9 नंबर क्वेश्चन कहता है 9 नंबर कहता है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो जाति प्रथा जो है एक अस्वाभाविक, है ना, अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। ठीक है, चलिए अगले नंबर 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। तो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार जो है ना, श्रम विभाजन का आधार जो है क्या है? मनुष्य की रुचि होनी चाहिए, है ना, मनुष्य की रुचि होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभी है जो आपका क्या है, पैतृक पेशा है। क्या है? पैतृक पेशा, मतलब ज़िंदगी भर के लिए एक ही पेशे से बांध दिया जाता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है 11 नंबर कहता है क्या कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित की गई थी। तो इसका सही जवाब जो होगा ललाई सिंह यादव के द्वारा। किसके द्वारा? ललाई सिंह यादव के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कहता है क्या है कि जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो इसका सही जवाब जो होगा या मनुष्य के जीवन भर के लिए क्या करता है? एक ही पेशे में क्या कर देती है? बांध देती है। ठीक है, एक ही पेशे में क्या करती है? बांध देती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है विडंबना का अर्थ क्या होता है। तो विडंबना का अर्थ जो होता है क्या होता है? उपहास होता है। क्या होता है? उपहास होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 14 नंबर कहता है क्या कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या होता है। तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय जो होता है क्या होता है? भाईचारा होता है। क्या होता है? भाईचारा होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 15 नंबर कहता है कि भीमराव अंबेडकर का प्रेरक क्या क्या नाम था। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, तो कौन थे? बुद्ध कबीर एवं क्या थे? ज्योतिबा फुल्ले था। बुद्ध कबीर एवं ज्योतिबा फुल्ले जो थे भीमराव अम्बेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति हुआ करते थे। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण व्यंग्यात्मक नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है। कितने खंडों में प्रकाशित की गई है। तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, इसका सही जवाब जो होगा कितना? 21 खंडों में प्रकाशित की गई है। 21 खंडों में प्रकाशित की गई है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। तो लाहौर का वार्षिक सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था? लाहौर का वार्षिक सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा कब हुआ था? 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। ठीक है,
चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, इसका सही जवाब जो होगा रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति जो थे कौन थे, तो जो इसका सही जवाब जो होगा है ना ज्योतिबा फुले थे। कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा के हेतु न्यूयॉर्क गए थे। तो आप लोग को पता होगा बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर जो था उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे, तो न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 20 नंबर का आता है क्या कि बुद्धा एंड हिज धम्म का लेखक कौन है। तो बुद्धा एंड हिज धम्म का लेखक जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 21 नंबर का था क्या कि डॉक्टर अम्बेडकर की रचना है। तो डॉक्टर अम्बेडकर की रचना जो है इसमें है द राइट एंड फॉलो एंड द हिंदू वीमेंस। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगले नंबर है ना 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 22 नंबर का था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसका विभाजन के रूप लिए हुए हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, इसका सही जवाब जो होगा है ना क्या था, तो ये जो होगा है ना क्या था, कुशल व्यक्तियों का विभाजन है ना, कुशल व्यक्तियों का क्या है, विभाजन है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। तो भारत की जाति प्रथा की विशेषता जो है ना यह जो है ना यह जो है श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है ना, यह श्रमिकों का क्या है, अश्रमिक विभाजन है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि क्योंकि यह जो है क्योंकि यह जो है मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है ना, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 25 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि 25 नंबर कहता है क्या कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ा समस्या किसे मानते हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, इसका सही जवाब निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थावश करना है ना, अस्वाभाविक रुचि है। ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 26 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि कौन सी व्यवस्था मनुष्य प्रशिक्षण एवं उसकी निजी क्षमता को विचार के बिना ही उसका पेशक निर्धारित कर देता है। तो इसका सही जवाब होगा है ना, तो इसका सही जवाब होगा जाति व्यवस्था है ना, क्या होगा, जाति व्यवस्था। ठीक है, जाति व्यवस्था। चलिए अगला नंबर 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 27 नंबर कहता है कि आधुनिक मनु किसे कहा गया है। तो आधुनिक युग का मनु जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है ना। अगला संचारित का शब्दार्थ क्या होता है। तो संचारित का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, प्रवाहित होता है ना, प्रवाहित होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है लेखक की दृष्टि में विडम्बना की बात क्या है। तो लेखक की दृष्टि में जो है विडम्बना की बात जो है ना, लेखक की दृष्टि में विडम्बना की बात जो है क्या है। तो इसका सही जवाब हुआ है ना, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है ना, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर कहता है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो लेखक की दृष्टि में जो है आदर्श समाज जो होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और क्या भ्रातृत्व का भाव हो है ना, भाईचारे की भाव होना चाहिए। ठीक है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते तो कहता है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। तो लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण जो है किसको मानता है। तो इसका सही जवाब जो है ना जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं, जाति प्रथा को मानते हैं। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था कहाँ पे हुआ था, महो मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, महो मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन क्या 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 33 नंबर का आता है क्या कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो इसका सही जवाब होगा बहिष्कृत भारत है ना, बहिष्कृत भारत। ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 34 नंबर का आता है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम लोग क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं है ना। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 35 नंबर का आता है क्या कि डॉक्टर अम्बेडकर के व्यंग्यात्मक हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हुई है। इसका सही जवाब जो होगा है ना, इसका सही जवाब जो होगा है ना, कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था। तो 21 खंडों में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था।
चलिए अगले नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे, है ना। तो कहता है कि आधुनिक सभ्य समाज की कुशलता के लिए कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो आधुनिक सभ्य समाज के लिए कार्यकुशलता के लिए जो है ना, श्रम विभाजन को क्या मानता है, आवश्यक मानता है ना, श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 37 नंबर का आता है क्या कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पिता का नाम क्या था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पिता का नाम क्या था। तो इसका सही जवाब हुआ रामजी सकपाल, है ना, रामजी सकपाल था, है ना, रामजी सकपाल था। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 38 नंबर का था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का जो नाम तो था, है ना, क्या था, भीमाबाई था, भीमाबाई था, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 39 नंबर का था डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी का उपाधि जो था, है ना, कब प्राप्त किया था। तो 1916 में किए थे, है ना, कब किए थे, 1916 में किए थे, ठीक है। अगला द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किन की रचना है। तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, है ना, क्या थे, अम्बेडकर की रचना। अगला मूक नायक क्या है। तो मूक नायक क्या है। तो इसका सही जवाब मूक नायक जो है एक पत्रिका है ना, जिसका संपादन जो था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है। तो इसका आवश्यक जो है श्रम विभाजन को क्या माना गया है, आवश्यक माना गया है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 43 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है। तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, तो किसकी ये प्रमुख कारण बनी है। तो बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन कहते हैं क्या कि बाबा साहब या भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है। तो आप लोग को पता होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है एक क्या था, भाषण था। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की। तो भीमराव अम्बेडकर ने किसकी रचना की थी। तो इसका सही जवाब होगा जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन, जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 26 नंबर कहता है क्या कि 26 नंबर में कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है गद्य की एक जो है कौन सी विद्या, तो निबंध है, क्या है, एक निबंध है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें 47 नंबर क्वेश्चन कहता है 47 नंबर कहता है सब समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है। तो सब समाज श्रम विभाजन को किसके लिए आवश्यक मानता है। तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, क्या होगा, कार्यकुशलता के लिए, है ना, कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 48 नंबर कहता है क्या, 48 नंबर का था भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो था भीमराव अम्बेडकर का था, है ना, किसका था, भीमराव अम्बेडकर का था। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव में फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या होता है। तो यहाँ पे आप जानेंगे कि लेखक जो है विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा नंबर कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि जातिवाद का पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देता है। तो जानेंगे कि, है ना, जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज के कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते कहता है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। मतलब जातिवाद के पक्ष में लेखक ने क्या तर्क दिया है और क्या आपत्तियां जताई है। तो यहाँ पे आप लोग जानेंगे, है ना, जानेंगे क्या कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के रूप ले लिया है और किसी सभ्य समाज श्रम विभाजन का व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न पहलुओं का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार कहना चाहते थे कि, है ना, कि श्रम का विभाजन आवश्यक माना है, पर जो श्रम का विभाजन जो होना चाहिए वह रुचि के आधार पर होना चाहिए, ना कि बल्कि जाति के आधार पर, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगले नंबर क्वेश्चन कहता है कि जाति भारतीय समाज श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं
क्यों नहीं कही जा सकती है? तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, कहेंगे कि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और स्वाभाविक विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता पर आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ से ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है और व्यवस्था अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अर्थव्यवस्था के बढ़ाने वाला है। हानिकारक मतलब यह क्या हो कि जाति प्रथा जो भारत में जिस प्रकार के जो श्रम विभाजन है वह जाति के आधार पर था, है ना, और जाति के आधार पर होने के कारण वो जो था, है ना, क्या था, जन्म से ही यानी जब माँ के गर्भ में ही रहता तब से ही उसको पैसे से क्या कर दिया जाता था, बांध दिया जाता था, है ना, जो उसके रुचि पर आधारित नहीं होता था। इसी के कारण, है ना, यह गरीबी एवं उत्पीड़न का कारण बना। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो इसका जानेंगे, है ना। कहता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। ठीक है, आनिकानिक मतलब ये हुआ कि जाति प्रथा में जो बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, जो इसका प्रमुख कारण क्या है, भारतीय समाज में जो है श्रम का विभाजन यानी काम का बंटवारा होना, जो और वो भी काम का बंटवारा जो है किस पर आधार पर किया गया, तो जाति के आधार पर, है ना। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिक कार्य करने में ना दिल लगे ना दिमाग, तो कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त किया जा सकता है ना। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों? तो आप लोग को पता होगा, है ना, कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जो है लोगों का निर्धारण कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और व्यवस्था बस मनुष्य का काम टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में न दिल लगे ना दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो आज गरीबी और उत्पीड़न का जो बड़ी समस्या जो है ना, किसको मानते हैं, कार्य को मानते हैं, क्योंकि जो कार्य था वह जो था ना, कार्य जो है वह रुचि पर आधारित नहीं है। इसलिए रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण वो लोग क्या होते हैं, कामों को टालते जाते हैं और ऐसा मतलब उस काम में उनको दिल नहीं लगता, तो दिल ना दिमाग लगता है तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है किस परिस्थिति में किसी मनुष्य का भूखे मरने की नौबत आ सकती है? तो यहाँ पे कहा गया है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यदि किसी मनुष्य अपने पेशे बदलने की छूट ना हो, तो ऐसी स्थिति में उसे भूखे मरने की नौबत आ सकती है। मतलब यहाँ पे भारत में एक ऐसी जाति प्रथा के आधार पर श्रमिक विभाजन था, जिसमें आप पेशे नहीं बदल सकते हैं, चाहे तो आपका पेशे में काम हो या ना हो, है ना, आप भूखे हैं या उससे कोई मतलब नहीं था। इस तरह की मतलब परिस्थितियाँ भारत में बनी हुई थी। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि लेखक ने पाठ के किन पहलुओं को जाति प्रथा का एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो कहता है कि लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं को में जाति प्रथा का एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है: अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि में श्रम चुनाव, है ना, गतिशीलता एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र को स्वरूप को, है ना, उन्होंने दिखाया है, हानिकारक दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो कहता है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लेखक उन विशेषताओं को आवश्यक माना है: बहुविधि हितों में सब का भाग सम्मान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारों की भावना होनी चाहिए और साथियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान होना चाहिए। मतलब जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो था, है ना,
सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए उन पहलुओं को अच्छा मतलब सही माना है। कहता है क्या कि समाज में जो होना चाहिए सभी को बराबर सम्मान मिलना चाहिए, और समाज में जो होना चाहिए है ना, समाज में जो होना चाहिए लोगों के बीच दूध और पानी की तरह है ना, दूध के और पानी के मिश्रण की तरह जो होता है भाईचारे की भावना होनी चाहिए, तभी जाकर है ना समाज में समाज की क्या हो सकती है, प्रगति हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एवं लास्ट, चलिए इसके सारांश है, आप लोग सारांश देख लीजिएगा। ठीक है, सारांश है ना, कहते श्रम विभाजन जाति प्रथा का सारांश लिखें। तो इसमें मुख्य रूप से क्या बात कही है ना, कहता कि आज के युग में जो जाति प्रथा का वकालत सबसे बड़ी विडम्बना है। ये लोगों को तर्क देता है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन का श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन निसंदेह आधुनिक युग का आवश्यकता है, श्रमिक विभाजन नहीं। जाति प्रथा श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन और इसमें उच्च नीच का भेद करती है। मतलब जो श्रमिक विभाजन जो होता है, श्रम के आधार पर जो विभाजन होता है, या तो फिर कह सकते हैं कि जाति के आधार पर जो विभाजन होता है उसमें जो लोग होते हैं, जो श्रम के आधार पर जो विभाजन होता है ना, सॉरी क्या बोलते हैं